हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी जेई 2025 का। और ये मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशंस होता है जिसका बहुत सारे इंजीनियर्स या डिप्लोमा होल्डर्स इंतजार करते हैं साल भर कि नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा। क्योंकि बहुत कम हिंदुस्तान में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो टाइम पे होते हैं, जिसका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता है ना। तो चलिए, बाकी आपने नोटिफिकेशन वगैरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देख लिया होगा, बट इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से ये बताने वाला हूं कि इस एग्जाम को हैंडल कैसे करना है, सिलेबस में कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और तमाम वो सारी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले ये बताऊंगा कि बहुत सारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उनको बहुत ज्यादा एसएससी का वैकेंसी क्या होता है, एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी जेई क्या होता है, इन सब के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है। बिलीव मी, हम भी जब कॉलेज में थे तब भी हमें नहीं पता होता था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कि भाई एसएससी कोई एक बॉडी है जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आपको एक शॉर्ट वन लाइनर में बताना चाहूंगा ऐसे स्टूडेंट के लिए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता होगा, बट यकीन मानिए बिगिनिंग में जब वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में होता है उसे बहुत ज्यादा नहीं कुछ पता होता है। तो देखिए, आप ऐसे समझिए कि यहां पर जो हमारा यूपीएससी एग्जाम का नाम सब सुनते हैं कि भाई कलेक्टर बनते हैं वहां से, तो देखो यूपीएससी जो है वो सिर्फ कलेक्टर वाला एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है, आईएएस आईपीएस वाला कंडक्ट नहीं करवाती, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो आप ऐसा समझिए कि यूपीएससी बॉडी है ना, एक संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जितने भी हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पद भरने के लिए एग्जाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। बट यूपीएससी से जो ऑफिसर बनते हैं या जॉब मिलता है वो क्लास ए या ग्रुप ए बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? क्लास ए ऑफिसर या फिर ग्रुप ए, है ना। बाकी उसमें कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो ग्रुप बी तक भी जाते हैं, बट मेजोरिटी आप ऐसा समझिए अभी रफली कि यूपीएससी टेक्निकल का कौन सा होता है? इंजीनियरिंग सर्विसेज मान सकते हैं हम लोग, है ना, ईएससी जिसको बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। और यूपीएससी का जो नॉन टेक्निकल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो सकता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज जिसको बोलते हैं। सिमिलरली अब क्या होगा भाई, एक डिपार्टमेंट के अंदर आप जाते हो तो उस डिपार्टमेंट में सिर्फ क्लास ऑफिसर थोड़ी, नीचे का पूरा स्टाफ भी तो है। तो ग्रुप बी, जहां पर थोड़े से लोअर सेगमेंट के जितने भी ऑफिसर लेवल के, वो भी ऑफिसर ही होते हैं बट वो ग्रुप बी में कहलाते हैं। तो ग्रुप बी भी एक अच्छा हेल्दी बोल सकते जॉब प्रोफाइल है, बढ़िया जॉब प्रोफाइल होता है ना, क्योंकि हर कोई तो क्लास ऑफिसर नहीं बन सकता, उसकी लिमिटेशंस भी बहुत कम है। बट ग्रुप बी में बहुत ज्यादा संख्या होती है। अब ग्रुप बी में क्या होता है? एसएससी कंडक्ट करवाती है ग्रुप बी के एग्जाम्स। तो एसएससी में जो टेक्निकल होता है वो आपका एसएससी जेई, जितने भी टेक्निकल पद भराते हैं वो एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर के थ्रू भराते हैं। और जितने भी नॉन टेक्निकल पद है वो एसएससी सीजीएल, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, जितने नॉन टेक्निकल है जहां इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं है, वो सारे के सारे एसएससी सीजीएल से भराते हैं। समझ में आ गया? तो यूपीएससी ऊपर वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मैंने बता दिया, एक सिविल सर्विसेज एक इंजीनियरिंग सर्विसेज। वैसे ही फिर हमारा क्या आ जाता है, वैसे ही हमारा एसएससी जेई कंडक्ट करवाती है टेक्निकल एसएससी जेई, नॉन टेक्निकल एसएससी सीजीएल। तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी है मैंने ताकि जो कॉलेज में एक बच्चा होता है उसे बहुत कुछ चीजें नहीं पता होती है ना। अब सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं, कहीं नॉन टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम है, तो बट ऑब्वियस है कि जो आप टेक्निकल पढ़ते हैं अपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में, उन सबका चीजें आपको आता ही आता है एग्जाम में, है ना। और कुछ नॉन टेक्निकल पोर्शन भी रहेगा। चलिए अब नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो में बेहतरीन तरीके से हम देखो की पॉइंट समझ लीजिए इस एग्जाम का। इस एग्जाम का की पॉइंट ये है कि भाई ये सबसे अच्छी चीज है इसकी, मॉडरेट कंपटीशन है। क्या है? मॉडरेट कंपटीशन, इजी क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम में, गुड सैलरी, पे स्केल लेवल 6 का होता है। पे स्केल लेवल 6 का एट प्रेजेंट 35,400 मान सकते हो जो इन हैंड मिलता है। बट आपको यकीन नहीं होगा 1 जनवरी 2026 से सेंट्रल गवर्नमेंट का क्योंकि एग्जाम है तो वहां पर पे कमीशन लग रहा है, तो ये सैलरी रॉकेट होने वाली है। अप्रॉक्स 70 80 90 के बीच में चले जाएगी, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर आएगा। तो पे स्केल 1 जनवरी 2026 से लगेगा, तो यहां पे अच्छा हाइक मिलने वाला है आपको सैलरी का। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट में कई बात स्टेट की हालत खस्ता है तो सैलरी थोड़ा सा डिले हो जाती है।
ठीक है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको एक फिक्स डेट को ही सैलरी मिलती है। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस का फास्ट है, जल्दी एग्जाम होगा, पूरा सारा टाइम टेबल जितना भी टाइम लाइनिंग है उस हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि महीनों महीनों सालों सालों चल रहे एग्जाम कंडक्ट करवाने में। गुड जॉब प्रोफाइल, प्रोफाइल भी अच्छा है, अच्छा डेजिग्नेशन मिलता है। गुड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन भी अच्छे होते हैं, है ना। ये तो इसके की पॉइंट रहे एसएससी जेई के। अब चलते हैं वन बाय हम सारे के सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने। तो सबसे पहले हम लोग सारी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कब आया? 30 जून को, मंडे को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एग्जाम आपके जो सबमिशन है, ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। कहां पे? 30 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 1 जुलाई है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 21 जुलाई, 21 जुलाई तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट तक इंतजार मत करिएगा, अभी 4-5-6 दिन के अंदर ही फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, है ना। अब अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि सारे एग्जाम की टाइमलाइन बिल्कुल टेंटेटिव गिवन होती है और वहीं पे एग्जाम भी होगा। देखिए पहला पेपर 1 जो होगा, और क्या होता है पेपर 1 में आगे जब समझेंगे हम लोग। पेपर 1 में आप देखो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, ये अक्टूबर एंड के अंदर आपका पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 2 के लिए क्या डेडलाइन है? जनवरी से लगा के फरवरी के बीच में कभी भी आपका ये पेपर हो सकता है। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, कोई भी आपको कुछ ऐसा चीज फंस रहा हो जो बाकी जगह पे आंसर नहीं मिल रहा है, तो टोल फ्री पे ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है, वहां पर आप कॉल करके बकायदा जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहले तो हमारे काम की चीज यहां पे कि भाई इंडियन सिटीजन होना चाहिए, है ना। बाहर के हैं तो ये सब सारी चीजें, बट हमारे लिए नहीं है, हम इंडियन सिटीजन हैं, है ना। तो एग्जाम के लिए एलिजिबल है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या होता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। देखो ये एग्जाम 3 ब्रांच में ही कंडक्ट होती है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। कोर ब्रांच जिसको बोलते हैं हम लोग, ये तीनों ब्रांच एलिजिबल होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ब्रांचेस की एलिजिबिलिटी होती है। और साथ में जो डिग्री होती है वो आपकी जो बैचलर इंजीनियरिंग की जो डिग्री 4 साल की होती है वो, प्लस अगर डिप्लोमा है तो, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों चीज होनी चाहिए। डिप्लोमा वाला, सिर्फ डिप्लोमा वाले बेसिस पर भी कुछ वैकेंसीज होती है और कुछ आपके इंजीनियरिंग बेसिस पे भी होती है। डिपार्टमेंट वाइज अभी मैंने फ्रैक्शंस करके रखा है। तो यहां पर एलिजिबिलिटी ये मान के चलिए कि आपका इंजीनियरिंग हो या फिर डिप्लोमा हो। सिर्फ डिप्लोमा करा हुआ स्टूडेंट भी ये फॉर्म को भर सकता है और इंजीनियरिंग करा हुआ तो भरता ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, बीआरओ बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर सिविल में आपको क्या चाहिए? डिग्री चाहिए, है ना, डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह, और 3 ईयर का आपका डिप्लोमा भी होगा। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है, ये जनरल की मैं बता रहा हूं, है ना, जनरल की एज। ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी एससी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अब ओबीसी है तो 33 तक मान लीजिए, और एसटी एससी है तो अपन 5 साल और आगे मान लीजिए, है ना। और टोटल वैकेंसी इस बार क्या किया है, 1340 वैकेंसी। ये घट तो जनरली घटती नहीं है, जनरली बढ़ती है, बट एक यहां पर नोट लिखा रहता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि वैकेंसी कभी भी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। ज्यादातर केसेस में इंक्रीज ही होती है, बट इस बार क्या है कि आपको जो 1340 वैकेंसी, इसमें फ्रैक्शन नहीं करके रखा कि इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी है, मैकेनिकल के लिए कितनी है ना। ऐसा फ्रैक्शन करके नहीं रखा है। ये ओवरऑल आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों का कॉम्बिनेशन में 1340 की वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए था, ये हमारा इलेक्ट्रिकल, और ई एंड में एम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए सारी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। 30 ईयर का एज है। तो ये सारा के सारे आप डिपार्टमेंट देख सकते हो, जहां पर कहीं पर देखो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये वाला डिपार्टमेंट है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD, सेंट्रल वाटर कमीशन, है ना। तो इस तरीके से ये अलग अलग डिपार्टमेंट आपको अलग अलग एज लिमिट दे रहे हैं। बट अभी डिपार्टमेंट का आपको इस तरीके से लोड नहीं लेना है, पहले तो हम एग्जाम निकालें, है ना, उसके बाद सारी चीजें देखेंगे। आप एलिजिबल हैं तो एकदम बाउंड्री पे हैं तो आप डिपार्टमेंट को देख सकते हैं। किसी का एज 33, 35, 37 है तो अपनी कैटेगरी देख ले कि वो फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 32 भी है एज, है ना। देखो ये यहाँ पे बताया था मैंने, ये 32 भी है कुछ कुछ डिपार्टमेंट में। तो ये सारी अपनी एज लिमिट इस स्लाइड में देख लीजिएगा, है ना, स्क्रीन पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी और ये डिपार्टमेंट की भी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। तो जो एकदम क्रिटिकल सिचुएशन पे एज के तो वो आप देख सकते हैं, बाकी तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो 30 के अंदर वाले हैं, तो आपको सब देखने की जरूरत नहीं, अपना फॉर्म भरो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे बढ़िया चीज क्या होती है इस एग्जाम की, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। अब ऐसा नहीं होगा कि सर इंग्लिश वाला जो चीज, कोई सेंटेंस इंग्लिश का है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट, वो नहीं होगा। बट ज्यादा जितने अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज जितने भी क्वेश्चन है वो सब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा,
तो पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। अभी डिटेल में बताऊंगा। इन दोनों के 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी अपनी इंजीनियरिंग के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अपनी अपनी जो भी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उनके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल इस पेपर में 100 इधर से, 50 इधर से, 50 इधर से, 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। और उसके लिए हमें सिर्फ 2 घंटा गिवन रहेगा। और 2 घंटे 40 मिनट स्पेशल स्टूडेंट लाइक फिजिकली हैंडीकैप है या कुछ इस तरीके से जो एलिजिबिलिटी रहती है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 2 घंटे ही का पेपर रहेगा। 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन टारगेट करना है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके ब्रांच के रहेंगे, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस के रहेंगे। पेपर सेकंड क्या रहेगा? पेपर सेकंड में क्या रहेगा आपका, यहां पर सिर्फ 100 क्वेश्चन रहेंगे प्योर टेक्निकल, जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है प्योर टेक्निकल रहेगा, जो कि मार्क्स 300 का रहेगा, है ना। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। और इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम गिवन रहेगा। अब देखो नेगेटिव मार्किंग दोनों के लिए अलग अलग है। पहले में आपको 0.25, अगर आप पहले वाले सेक्शन में पेपर 1 में अगर गलत करते हो कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होगा। और पेपर 2 में ये डिडक्शन क्या हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 1 मार्क्स, है ना, मतलब 1/3 का 1 मार्क्स का डिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर 0.25 का डिडक्शन माइनस नेगेटिव मार्किंग, और यहां नेगेटिव मार्किंग तो 1 मार्क्स का। ठीक है, ये 1/3, ये 1/4, है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये रहे दोनों के दोनों। तो यहां पर पहले आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। पहला पेपर देंगे, उसका कट ऑफ निकलेगा, है ना, जितनी वैकेंसीज होती है उसके प्रपोर्शन में आपको बुलाया जाता है, मतलब कट ऑफ निकलता है। जो एलिजिबल होगा, कट ऑफ क्लियर करेगा पहले पेपर का, वही सेकेंड पेपर दे सकता है। और पहले और सेकेंड पेपर के बीच का फासला अभी इन्होंने तारीख बता दी है कि अक्टूबर एंड में पहला पेपर और जनवरी फरवरी के आसपास दूसरा पेपर रहेगा। ठीक है, कम से कम 3-1 महीने का गैप आपको अप्रोक्सीमेटली मिलता है। चलिए, बाकी आप टोटल कितना हो जाएगा, मेरिट जो बनेगी वो 200 प्लस 300 दोनों को जोड़ के 500 मार्क्स का मेरिट बनेगा। अब देखिए कट ऑफ, पिछले बार के अगर कट ऑफ देखें हम लोग पेपर 1 के 2024 के, तो आप देखेंगे कि ये आपका जनरल कैटेगरी का अगर देखें तो 132 मार्क्स आए थे आपके जनरल कैटेगरी के आउट ऑफ 200, है ना। ये फर्स्ट पेपर का कट ऑफ है। अगर ओबीसी है तो 131, ईडब्ल्यूएस है तो 120, एसटी, एससी, है ना, जो भी कैटेगरी से फॉल कर रहे हैं, सारे कट ऑफ 2024 के पेपर 1 के मैंने दे रखे हैं। पेपर 2 में जो मेरिट बनती है वो तीनों के लिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, 400 प्लस मार्क्स गया था। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं कहीं पर भी, बट ये 400 प्लस गया था। ठीक है, तो आप देखो कि आपको 200 में से 132 कट ऑफ, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है ना। बहुत अच्छे से आपको मेहनत करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ये जनरली कट ऑफ क्या होता था ना, आज से हम जब पेपर दिया करते थे 10-1 साल पहले, तो कट ऑफ इतना बहुत ज़्यादा जाता नहीं था, कम जाता था। बट अब पिछले, क्योंकि कंपटीशन हो गया है, सारे बच्चों को रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिले हुए हैं, सब बहुत लगन से पढ़ रहे हैं, तो आपका कंपटीशन अच्छा बढ़ते जा रहा है ना। चलिए अब देखिए, यहां पर पेपर सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 1 में देखो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में पूरा आपका ये सारे जितने भी रीजनिंग वगैरह के, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, वर्चुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल, सारा रीजनिंग वाला टॉपिक रहेगा। दूसरा है जनरल अवेयरनेस। अब इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, साइंटिफिक रिसर्च, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब कहीं से भी उठा के कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि सब कुछ आ चुका है। तो आपकी थोड़ी किस्मत भी देखो इनमें होती है कि कोई चीज आपने पढ़ी रिसेंटली न्यूज़पेपर में और वहीं पर क्वेश्चन आ गया तो तुरंत क्लिक कर गया, है ना। तो इसमें 4-5-6 क्वेश्चंस के में आप बोल सकते हो लक फैक्टर काम करता है कि रिसेंटली आपने क्या पढ़ा है और क्या आ जाए, है ना। तो इसलिए मेहनत बहुत तरीके से करो, किस्मत ऑटोमेटिक हार्डवर्क के पीछे भागती है। चलिए, मेन जो चीजें हमारे हाथ में, जो एकदम स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ा जाए, देखो इसमें भी क्या है, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर तरीके से नहीं पढ़ सकते, ये सारा का सारा बहुत अच्छे से, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इसमें भी जो पिछले, देखिए क्या होता है ना, हिंदुस्तान में कोई भी एग्जाम हो रहा है, उसके प्रीवियस 5-6 साल 10 साल के पेपर अगर हम लगा लेते हैं तो बहुत कुछ आइडिया आ जाता है। तो सबसे पहला काम तो मैं सबको यही बोलूंगा कि एसएससी जेईई के पुराने पेपर निकालिए और उन पुराने पेपर को सॉल्व करना चालू कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया आने लगेगा,
रटना नहीं उन क्वेश्चंस को, आप थोड़ा सा देखो कि कॉन्सेप्ट कैसे पूछे जा रहे हैं। जिसने पूरा पढ़ रखा है और जिसने नहीं पढ़ रखा है तो एक बार थोड़ा सा पढ़ो और फिर पेपर देखो, तो आपको आइडिया लगेगा अच्छा क्वेश्चन आते कैसे हैं, है ना। उससे क्या होगा, आप प्रॉपर एक प्लानिंग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का डील करता हूं तो इलेक्ट्रिकल का ही बताऊंगा, बाकी सिविल मैकेनिकल का सिलेबस आप देख सकते हो। देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इनके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो सारे के सारे। उसके बाद सर्किट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग थ्योरम्स, मैग्नेटिक सर्किट बहुत अच्छे से पूछा है, एसी फंडामेंटल्स। अब देखिए यहां पर मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं क्योंकि सिलेबस में काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। एसी फंडामेंटल्स अगेन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी मशीन बहुत भरा हुआ है। उसके बाद आपका सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, 3 फेस ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से दे रखा है, सारा स्पीड कंट्रोल और फ्रैक्शन किलोवाट मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ दे रखा है। सिंक्रोनस को अलग से दे रखा है। जनरली क्या होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में चारों मशीन फॉल करती है, बट यहां पर सिंक्रोनस को अलग से दे रखा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। ठीक है, तो सिंक्रोनस को बहुत अच्छे से करके जाना है। देन आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज दे रखा है यहाँ पे। फ्यूज क्या होते हैं, है ना, प्रोटेक्शंस क्या होता है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये पूरा लाइटनिंग स्कीम वगैरह क्या है, आई रूल्स क्या है, ये सारा का सारा पूछा जाता है। यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि यहां से बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। और लास्ट में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंपल आपको पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, डायोड क्या होता है उसके बेसिस पे चीजें पूछी जाती है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि हमने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे किस तरीके से कोर्स बना रखा है। एक कोर्स मिलेगा आपको एईजेई के नाम से, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल टेक्निकल। सिर्फ टेक्निकल मैंने डिस्कस किया है, नॉन टेक्निकल नहीं है, क्योंकि इसमें 90% सिलेबस मैंने ही पढ़ाया है। तो इसमें मैंने क्या किया है, 1200 न्यूमेरिकल्स भी साथ में कराए हैं, बेहतरीन थ्योरी कॉम्पैक्ट तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। अब देखिए यहां पर आप देखोगे तो जैसा सिलेबस दे रखा है उसी के हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क 22 वीडियो, सर्किट लॉ 20 वीडियो, मैग्नेटिक मटेरियल एंड सर्किट, मैग्नेटिक मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, 23 वीडियोस। एसी फंडामेंटल, इनके फाइल्स भी, इनके जो पीडीएफ नोट्स है वो भी साथ में अटैच कर रखें। एसी फंडामेंटल्स 38 वीडियोस, है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन 67 वीडियोस, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 26 वीडियोस, सिंक्रोनस मशीन 18 वीडियोस, है ना। पावर सिस्टम एंड जनरेशन 56 वीडियोस, जिसमें पावर प्लांट वगैरह बहुत अच्छे से डिस्कस करें। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 5 वीडियोस, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 18 वीडियो, बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हमने समझा है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 6 वीडियोस, है ना। तो यहां पर ये जो इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग वगैरह सब इसके अंदर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर सब कुछ कराया गया है। ये कोर्स का जो प्राइस है मात्र 1999 है, एक साल के लिए मिलता है, ताकि आप दूसरे एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हो। इसमें एक कूपन कोड अवेलेबल होगा, वेलकम 20 कुछ टाइम के लिए ही ये अवेलेबल रहेगा आपके कोर्स के अंदर। तो जाके जी सेंटर के ऐप पे डाउनलोड करना, पेड कोर्स में जाना, एसएससी जेई का कोर्स मिलेगा, उसमें कूपन कोड सिलेक्ट करोगे तो इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस थोड़ी सी बदली बदली रहेगी, ठीक है। और बहुत बढ़िया कंटेंट है, बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से, आधे घंटे की वीडियोस में हर चीज मैंने करा दी है। और पिछले 10-15 साल के जो एसएससी के क्वेश्चंस है वो भी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इन लेक्चर्स के अंदर कवर कर दी हैं, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले ये वीडियो सीरीज कंप्लीट कर लो, उसके बाद जितने तमाम आपको टेस्ट सीरीज या उस तरीके की चीजें बहुत सारी जगह में मिलती है, या आप क्वेश्चंस कहीं से भी ढूंढते हो, वो सारे क्वेश्चन आराम से लगाओगे, सब लगेंगे आपसे। और बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के एडवांस लेवल तक सारा करवाया है, ठीक है। बस इससे ज्यादा तारीफ क्या ही करूं, डेमो वीडियो से वो देख लीजिएगा ताकि उससे आइडिया आ जाएगा। हर एक टॉपिक का कुछ 2-2, 3-3 वीडियो हम लोगों ने डेमो के तौर पे यूट्यूब पे रख रखे हैं। आप हमसे जी सेंट्रिक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका जो चैट बॉक्स है, इसका जो चैट बॉक्स है वहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं और वहां पर अपना मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, और भी कोई फर्दर क्वेरी हो तो, ठीक है। तो जाइए बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करिए। अपॉर्चुनिटी साल में बहुत मुश्किल से अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जिसमें एक एसएससी जेई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी माना जाता है। अब देखिए क्या होता है ना, ये जुलाई का मंथ चल रहा है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो गेट की तैयारी कर रहे हैं ये वो थोड़े से डाइवर्टेड होंगे, चलो एसएससी जेई की तरफ जाएं। और
कई बार क्या होता है ना, पूरा माहौल इंटरनेट पे ऐसा बनता है कि बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे स्टूडेंट जिनको फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तुरंत अभी जॉब की जरूरत नहीं है। देखिए, जॉब की जरूरत तो सबको रहती है, कोई बोले कि नहीं मुझे तो अभी 2-3 साल बाद नहीं, अच्छी जॉब की जरूरत अगर है किसी को तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो गेट का तैयारी कर रहे हैं और अभी अभी इंजीनियरिंग किया है या अभी अभी थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो वो बहुत अपने डिस्ट्रक्ट मत करना। हाँ, जितना आप थोड़ा सा नॉन टेक, 1-1 2-2 घंटे अगर आपको लगता है कि एग्जाम आपको देना चाहिए, तो 1-1 2-2 घंटे निकाल कर थोड़ा नॉन टेक्निकल पढ़ के टेक्निकल जो आप पढ़ रहे हैं उसी को करना कंटिन्यू, है ना। तो यहां पर आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है जुलाई वाले मंथ में कि आपको एसएससी जेई वाले एग्जाम्स की तैयारी करनी है या गेट की तैयारी करनी है। क्योंकि होता क्या है, दोनों की तैयारी में डिफरेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माइंडसेट डिफरेंट होगा। अदरवाइज तो भाई क्वेश्चंस का लेवल ही बदलता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। बस एसएससी जेईई में थोड़ा सा नॉन टेक्निकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पढ़ना होता है। अदरवाइज जितना टेक्निकल सेगमेंट हमने देखा है उसमें 1 या 2 सब्जेक्ट आपके जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, या फिर आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, 2-3 टॉपिक, या मटेरियल हो गया। तो ये 2-3 टॉपिक आपको एडिशनल पढ़ना होता है। अदरवाइज बाकी सारा का सारा मेन चीज जो आप गेट के लिए पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चंस का लेवल बदलता है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो 2-3 साल से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप एसएससी जेई को ही फॉलो करिए बढ़िया से, है ना। क्योंकि 2-3 साल आपने अपने टेस्टिंग कर ली है गेट के अंदर। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी अभी निकले हैं कि हाँ अब मुझे डाइवर्टेड नहीं होना है, बिल्कुल गेट को अच्छे करके और अच्छा पीएसयू में जाना है। क्योंकि एसएससी जेई जो प्रोफाइल भरता है और पीएसयू का जो है वो थोड़ा सा अप रहता है ना। क्योंकि भाई एफर्ट भी ज्यादा है, तो जो चीज ज्यादा एफर्ट मांगती है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। यूपीएससी में कोई जाएगा भाई, उसके ईएससी कोई क्रैक करेगा, प्री मेंस इंटरव्यू सारा तीनों प्रोसेस से निकलेगा, तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा। तो ये तो सारी चीज रिलेवेंट है, रिलेटिव है कि जो मेहनत ज्यादा तो अच्छी नौकरी और उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अपना बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि अब आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से ड्राइव करना है। एसएससी जेई जाना है, स्टेट के जेई जाना है, या फिर गेट के थ्रू जाना है, या एमटेक वाली जर्नी में जाना है। तो अपने करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे से रिलैक्स होके, और अगर इसमें कोई दिक्कत भी आती है तो मुझे जी सेंटर के ऐप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो चैट बॉक्स के थ्रू, तो मैं वहां पे आपको सजेस्ट भी कर दूंगा आपकी सिचुएशन को रीड करते हुए। ठीक है, चलिए मिलेंगे। बाकी तो और भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो नोटिफिकेशन को लेके या करियर को लेके कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो मुझसे हेल्प ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।